Hello everyone, I am Ravi Maurya. Welcome to our channel. As you know, I am conducting question practice series for SSC JEE 2025. We have already covered cement and continuing this series. Today will be revise and practice questions on brick. Need to watch this video very carefully because 1 to 2 questions from here can directly appear in examinations. Okay, now start. पहले रिवीजन कर लेते हैं। आप बताएं पहले ब्रिक क्या होता है, व्हाट इज़ द ब्रिक। तो ब्रिक आपका एक स्मॉल रेक्टेंगुलर ब्लॉक है 1 क्ले का, ओके, जो कि बिल्डिंग यूनिट ऑफ कंस्ट्रक्शन माना जाता है। किसे? ब्रिक को। ठीक है, ब्रिक को हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, मॉड्यूलर ब्रिक एंड ट्रेडिशनल ब्रिक। आपको बताना है मॉड्यूलर ब्रिक का साइज़ क्या होता है, नॉर्मल साइज एंड नॉमिनल साइज, नॉमिनल एंड ट्रेडिशनल ब्रिक का भी बताना है। ठीक है, तो बताओ। तो देखो, ये मैं रिवाइज़ करा रहा हूँ आपको, जिससे आपको बहुत ही आसानी से चीज़ें याद रहेंगी। नॉर्मल साइज जो होता है मॉड्यूलर ब्रिक का, वो 190 इंटू 90 इंटू 90 mm होता है। ठीक है, ये सब mm में है। ओके, एंड नॉमिनल साइज में क्या होता है, इसमें हम थिकनेस ऑफ मोटार भी ऐड कर देते हैं, जो कि कितनी मानी जाती है, 10 mm। ओके, तो कितना हो गया, बस 10 mm इनमें ऐड करना है, 200 इंटू 100 इंटू 100 mm। ओके, एंड ट्रेडिशनल ब्रिक, ये हर स्टेट वाइज अलग अलग इनका साइज होते हैं, बट नॉर्मली जो होता है मैं वो लिख दे रहा हूँ, ये अलग भी हो सकते हैं। तो लगभग 230 इंटू 114 एंड इंटू 76 mm के आसपास ये साइज रहता है। एंड नॉमिनल साइज में क्या करोगे आप, वही थिकनेस ऑफ मोटार ऐड कर दोगे, तो कितना हो जाएगा, 240 एंड 124 एंड 86 mm। ओके, तो ये आपका नॉमिनल साइज हो गया किसका, ट्रेडिशनल ब्रिक का, मॉड्यूलर ब्रिक का आपका ये साइज है। ठीक है, आप बिलीव नहीं करोगे, आपके एग्जाम में मॉड्यूलर ब्रिक का साइज पे लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो सोचो, ये पार्ट जो मैं ब्रिक का कराना चाह रहा हूँ आज, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो पूरे फोकस के साथ वीडियो को देखें। तो ये मैंने टाइप कर दिए थे, हालांकि अगर आप उसमें ना देख पाएँ, मतलब ये मेरा लिखा हुआ समझ में ना आए, तो आप ये टाइप चीज़ें देख लें। ठीक है, ये हाँ, इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिक सम, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन बता दे रहे। फ्रॉग व्हाट इज द फ्रॉग क्या होता है बताएं। फ्रॉग एक डिप्रेशन होता है, ठीक है, ब्रिक के फेस पर। ठीक है, और इसका साइज बताएं, इसका फ्रॉग का साइज कितना होता है। फ्रॉग का साइज आपका होता है 90 इंटू 40 इंटू 10 mm। ओके, ये होता है आपका। कहीं कहीं ये 100 भी हो सकता है। ठीक है, ये 100 mm भी हो सकता है, कहीं कहीं ये 100 भी दिखता है, 100 इंटू 40 इंटू 10। ठीक है, इसका प्रोवाइड करने का मेन पर्पस क्या होता है, तो मेन पर्पस इसका होता है प्रोवाइड शियर की। ठीक है, ब्रिक का लॉन्गेस्ट पार्ट क्या होता है, ब्रिक का लॉन्गेस्ट पार्ट आपका क्या होता है, उस लॉन्गेस्ट पार्ट का क्या नाम होता है, स्ट्रेचर। लॉन्गेस्ट पार्ट आपका होता है स्ट्रेचर। इसका साइज बताएं, इसका साइज आपका होगा, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट है, इसमें क्या नहीं दिखेगा ये बताएं, आपको ब्रिक की विथ नहीं दिखेगी। ठीक है, 190 इंटू 90 mm। ओके, ये स्ट्रेचर हो गया। एंड यहाँ भी कुछ लिखा है, शॉर्टेस्ट पार्ट लिखा है, तो नीचे कैसे चला गया, यहाँ पर ये यहाँ लिखा है शॉर्टेस्ट पार्ट, ये इस जगह पे लिखा है शॉर्टेस्ट पार्ट, ये होता है हेडर। इसका साइज बताएं, इसका साइज होगा आपका 90 इंटू 90। ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिख दी हैं। फ्रॉग का मेन पर्पस, अच्छा और भी पर्पस होते हैं वो भी बता दो, मतलब इसके काम, आई मीन फ्रॉग के और क्या काम हो सकते हैं। देखो, सेल्फ वेट रिड्यूस करता है, रिड्यूस सेल्फ वेट, और
मैन्युफैक्चरर नेम, मैन्युफैक्चरर नेम, ठीक है। मैन्युफैक्चर जो भी आपका ब्रिक बनाने वाली कंपनी होती है उसका नाम यहाँ पर शो होता है। थिकनेस ऑफ मोटार 10 mm, ठीक है, ये फिक्स है, ठीक है, IS ने से माना है। वेट ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक बताओ, एक मॉड्यूलर ब्रिक का वेट कितना होता है? तो आपको पता होना चाहिए 3 से लेके 3.5 3.5 kg के आसपास ब्रिक का वेट हो सकता है, मॉड्यूलर ब्रिक का। ये मॉड्यूलर ब्रिक के लिए एक रिलेशन होता है, L इज डिनोटेड फॉर लेंथ, B डिनोटेड फॉर विड्थ एंड T डिनोटेड, ये सॉरी यहाँ प्लस होता है, ठीक है, एंड T थिकनेस ऑफ मोटार, थिकनेस ऑफ मोर्टार, ठीक है। L लेंथ एंड V विथ, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं, ये रिलेशन है, आपको याद रखना है। हालांकि कोई ये पूछा नहीं जाता, फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ वन, एक मिनट, ये पीछे नहीं लिखा है मैंने, तो नंबर ऑफ ब्रिक इन 1 क्यूबिक मीटर, तो आपकी 500 होती है, ठीक है। 1 क्यूबिक मीटर में ब्रिक आपकी 500 होती हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक आपको मुझे बताने हैं, कौन कौन से ब्रिक में कौन कौन से इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं और उनका परसेंटेज क्या होता है। सबसे पहले जो पाया जाता है वो होता है आपका सिलिका, ओके, होता है सिलिका, ठीक है। कितना पाया जाता है? 50 से 60% के आसपास इसका परसेंटेज होता है। दूसरा आपका पाया जाता है एल्यूमिना, इसका परसेंटेज कितना होता है? 20 से 30 आपका इसका परसेंटेज होता है, ठीक है। लाइम, तीसरा आपका लाइम है, इसका परसेंटेज बताओ, लगभग 10, ठीक है। एंड आयरन ऑक्साइड का बताओ, आयरन ऑक्साइड का आपका होता है 5 से लेके 7% तक, ठीक है। एंड लास्ट आपका होता है मैग्नीशिया, इसका परसेंटेज बताओ, जो कि होता है 1%, ठीक है। आपको ये अच्छे फॉर्म में देखने को यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक। जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने अभी बताया आपको, इनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इनके ब्रिक्स में क्या क्या किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो आइए एक बार देख लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है, सारे PYQs ही हैं। चलिए, सिलिका का आपका काम होता है प्रिवेंट क्रैकिंग एंड श्रिंकेज, वार्पिंग ऑल्सो, प्रोवाइड यूनिफॉर्म से स्ट्रॉन्ग कॉर्नर ऑफ ब्रिक, एक्सेस अगर हो जाए सिलिका का तो ब्रिक ब्रिटल हो जाती है, ठीक है। एल्यूमिना आपका प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है, एक्सेस अगर हो जाए तो भाई ये क्रैक्स डेवलप कर सकता है। लाइम एज अ फ्लक्स वर्क करता है, ठीक है, लाइम श्रिंकेज को भी प्रिवेंट करता है ड्राइंग के टाइम पर, ठीक है। और ये लाइम सिलिका के साथ रिएक्शन करके C3S फॉर्म करता है, जो कि हार्ड मटेरियल है, जिसकी आपने गुणगान सीमेंट में सुने ही होंगे, ठीक है। आयरन ऑक्साइड कलर और स्ट्रेंथ देता है, ये सीमेंट में भी यही करता था और यहाँ भी यही कर रहा है। रेड कलर देता है मेनली, अगर इसकी सही मात्रा है तो रेड कलर देगा, अगर एक्सेस हो गया तो डार्क ब्लू कलर हो जाएगा, डिफिशिएंसी हो गई तो येलोइश कलर दे देगा। मैग्नीशिया क्या करता है? मैग्नीशिया येलो कलर टिंट प्रोवाइड करता है और ये श्रिंकेज को भी प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट मीन्स रोकना। आइए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को आपको जवाब देने, रिवाइज अगर आपने अच्छे से किया होगा तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ठीक है। उन्हीं में से ये क्वेश्चंस हैं, आपको अब इनके आंसर करने हैं, ठीक है। चलिए तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्ले एंड सिल्ट कंटेंट इन अ गुड ब्रिक अर्थ मस्ट बी एटलीस्ट, बताओ एक ब्रिक में क्ले एंड सिल्ट का परसेंटेज कितना होना चाहिए, ठीक है। 50%, 50 से 60 मैंने अभी आपको बताया, तो इसमें वही ऑप्शन फिट बैठ रहा है। ओके, लो इसका आंसर करो। द स्टैंडर्ड साइज ऑफ अ मैसनरी ब्रिक इज, ये देखना सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं,
स्टैंडर्ड साइज ऑफ मैसनरी ब्रिक, मैसनरी ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज पूछा है, ठीक है। तो जो आपका होता है 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। अच्छा ये क्या होता है, ये होता है आपका नॉमिनल साइज, नॉमिनल, ठीक है। चलिए, क्ले ब्रिक आर मेड ऑफ अर्थ हैविंग, कोई पूछ रहा है कि क्ले ब्रिक्स में इनमें से कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं और उनका परसेंटेज क्या होता है, बताएं। नियरली इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सिल्का एल्यूमिना, सिल्का और एल्यूमिनियम का इक्वल प्रोपोर्शन होता है, नहीं। अभी मैंने आपको बताया सिल्का 50 से 60 एंड एल्यूमिना 20 से 30। एंड नियरली इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ एल्यूमिना, सिल्का एंड लाइम, नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। आपका ये भी गलत है। एंड 35 से 70% सिल्का एंड 10 to 20% एल्यूमिना, ये सही है, ठीक है, कुछ हद तक सही है। इन ऑप्शन में तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर है, तो यही हमें सही मार्क करना होगा। द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक्स इन 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मशीनरी, बताओ। ये भी क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 500, ठीक है। 1 क्यूबिक मीटर मशीनरी, ब्रिक मशीनरी में 500 आपकी ब्रिक्स लगती हैं, ठीक है। एक्सिस ऑफ सिलिका इन द क्ले, बताओ। सिलिका अगर ज़्यादा हो गई क्ले में, अर्थात ब्रिक्स बनाने समय आपकी अगर सिलिका ज़्यादा हो गई, सिलिका का कंटेंट ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, मेक्स द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक, ये सही है। मेक्स द ब्रिक क्रैक एंड वार्प ऑन ड्राइंग, नो, ठीक है, ड्राइंग के टाइम पर नहीं। चेंज द कलर ऑफ द ब्रिक फ्रॉम रेड टू येलो, नहीं, ये तो मैग्नीशिया के कारण होता है, ठीक है। एंड इम्प्रूव्स द इम्परमिएबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द ब्रिक, नहीं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। मेक्स द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक, और मैंने ये आपको बताया भी था, देखो यहाँ लिखा होगा, एक मिनट, इसमें नहीं, ये है, देखो, एक्सेस अगर हो गया तो ब्रिक बिकम ब्रिटल, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 4 हो गया एंड क्वेश्चन 5 भी हो गया। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रीजन फॉर सोकिंग द ब्रिक इन वाटर बिफोर इट्स यूज। ये पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा रीजन है जिसकी वजह से हम ब्रिक को यूज करने से पहले उसे वाटर में सोक करते हैं, ठीक है। तो बताओ व्हाट इज़ द करेक्ट रीजन। तो आइए देखते हैं, बी ऑप्शन चेक करते हैं पहले। फॉर रिड्यूसिंग एयर वॉइड्स, नहीं, ठीक है, ये आपका गलत है। फॉर रिड्यूसिंग एफ्लोरेसेंस, ना, एफ्लोरेसेंस का वाटर से कोई मतलब नहीं होता, वो जब इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं तब एल्कलीज की मात्रा ज़्यादा होती है, तब भी ये आता है। फॉर क्लीनिंग, नो, दिस इज नॉट। हाँ, ये देखो, ऑप्शन ए को पढ़ते हैं, सही है आपका ये। फॉर प्रिवेंटिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम मोर्टार बाय ब्रिक्स, होता क्या है, अगर आपने ब्रिक को प्रॉपर क्यूरिंग नहीं दी है इसे यूज करने से पहले, तो ब्रिक जो है वो मोर्टार का मॉइस्चर यूज कर लेगी और मॉइस्चर आपका अच्छी स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा, ठीक है, अर्थात ब्रिक को अच्छे से बाइंड नहीं कर पाएगा। इसलिए हम ब्रिक को यूज करने से पहले मेशन वर्क में उसे वाटर एब्जॉर्ब कराते हैं, ठीक है, या क्यूरिंग करते हैं इसकी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट अपीयर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्कलीज इन द ब्रिक्स, बताएं। एल्कलीज के कारण कौन सा डिफेक्ट आता है ब्रिक्स में, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको पता होगा, ठीक है। एफ्लोरेसेंस, यही आता है, ठीक है, एल्कलीज के कारण, वाइट स्टेनिंग, ठीक है। एंड ब्लोटिंग क्या होता है, ब्लोटिंग अगर मैं बताऊं आपको तो बर्निंग के करते समय जब ब्रिक को बर्निंग करा जाता है तो ब्रिक फूल जाता है और उसका शेप फिर यूनिफॉर्म नहीं रहता, ठीक है, वही ब्लोटिंग होता था। एंड ब्लैक कोर में क्या होता है, इंटीरियर पोर्शन आपका ब्लैक हो जाता है, ब्रिक का इंटीरियर पोर्शन बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, और होना कैसा चाहिए, आपका रेड होना चाहिए, लेकिन ये हो कैसे जाता है, तो ब्लैक हो जाता है, ये भी एक डिफेक्ट, ठीक है। क्रैक्स तो आप जानते ही, तो एल्कलीज की वजह से आपका एफ्लोरेसेंस आता है, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछे। क्वेश्चन 8, द टर्म फ्रॉग मीन्स, फ्रॉग का मतलब बताओ। एन ऑपरेटर्स टू लिफ्ट स्टोन, ये है, नहीं। अ डिप्रेशन ऑन अ फेस और ब्रिक, ये सही है, ब्रिक में एक डिप्रेशन होता है उसके फेस पर, तो ये सही। वर्टिकल ज्वाइंट इन अ ब्रिक वर्क, नो, वर्टिकल ज्वाइंट ये थोड़ी देता है, ये तो हॉरिजॉन्टल ज्वाइंट के लिए होता है, ठीक है। सोकिंग ब्रिक इन वाटर, नो,
दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो आपका सही है डिप्रेशन ऑन अ फेस ऑफ ब्रिक। तो ठीक है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। द ब्रिक वर्क इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ, ओके। देखो ब्रिक वर्क को आप स्क्वायर मीटर में भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, मेजर करते हैं, जो भी है। किन किन केस में करते हैं बताओ। हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क, यस, इसमें करते हैं। अच्छा, ये होता क्या है, आपने देखा होगा कि जब आप घर बनाते हैं हाइट पर, तो आप बॉल्स में कुछ रोबे छोड़ देते हैं, मतलब कुछ कैविटी छोड़ देते हैं। गांव में उसे रोबा बोला जाता है, ठीक है, कैविटी छोड़ देते हैं, और उसमें से हवा हवा वगैरह एयर आपकी पास होती रहती है, तो उसके लिए बनाया जाता है। तो वही हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क होता है, उसे हम स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट करते हैं। ब्रिक फ्लैट सॉइलिंग, ये भी आप, जैसे आपने गांव में खड़ंजा देखा होगा, एंड जब आप ब्रिक को फ्लैट बिछाते हैं तो उसे मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करते हैं। एंड फाउंडेशन में भी मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट किया जाता है। देखा है आपने खड़ंजा देखा है, डायगोनल, ठीक है, डायगोनल वगैरह सब खड़ंजा खड़ंजा होता है। हाफ ब्रिक वॉल ऑफ द पोर्शन, ये तो करता ही करते हैं जब हम पार्टीशन बॉल बनाते हैं, ठीक है, जो लोड बियरिंग बॉल नहीं होती, सिर्फ पार्टीशन करती है, ठीक है, तो वो आधी ब्रिक की बनाई जाती है, उसे भी हम इसमें कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एंड ऑल ऑप्शन इज करेक्ट, यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ 1.5 ब्रिक वॉल मेड अप ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक। ये पूछ रहे हैं कि हाँ, आप बना रहे हैं 1.5 ब्रिक की एक वॉल, तो उसकी थिकनेस बताएं। तो आप ऐसे ही तो बनाएंगे, एक ब्रिक ये हो गई एंड हाफ ब्रिक ये हो गई, तो इसकी थिकनेस बताओ। आप इस ब्रिक को सामने से देख रहे हैं, ठीक है, तो ये 20 मीटर होता है आपका विद मोटार, एंड ये 10 मीटर हो जाएगा विद मोटार, तो टोटल कितना हो गया 30 मीटर, ओ सॉरी मीटर नहीं, माय मिस्टेक, 30 सेंटीमीटर, ओके। तो आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ सेंटीमीटर नहीं लिखा, तो यहाँ भी मैं लिख ही दे रहा सेंटीमीटर, कहीं आप इसे मीटर कन्वर्ट, मीटर में ना समझे बस, खाली मेरी मिस्टेक। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक अर्थ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग प्लास्टिसिटी ड्यूरिंग मोल्डिंग। देखना, ध्यान से देखना, इम्पार्टिंग प्लास्टिसिटी, एक मिनट, इम्पार्टिंग क्यों नहीं चल रहा, इम्पार्टिंग प्लास्टिसिटी ड्यूरिंग मोल्डिंग, ठीक है। मोल्डिंग करते समय आपका कौन सा इंग्रेडिएंट रिस्पॉन्सिबल है प्लास्टिसिटी को इम्पार्ट करने के लिए, तो साफ साफ अभी मैंने आपको बताया कि आपका एल्यूमिना ही प्लास्टिसिटी को इम्पार्ट करता है। एक्सेस परसेंटेज ऑफ सिलिका इन ब्रिक अर्थ लीड्स टू, बताओ। ये भी मैं अभी करा चुका हूँ, ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्रैकिंग एंड वार्पिंग, इसे तो प्रिवेंट करता है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। लॉस ऑफ प्लास्टिसिटी, लॉस ऑफ प्लास्टिसिटी, अगर आपने सिलिका को ज़्यादा कर दिया तो भाई ये, हाँ, प्लास्टिसिटी लूज हो जाती है आपकी, तो ये सही है। ब्रिटल एंड बीक ब्रिक, तो ये तो होता ही है कि एक्सेस सिलिका आपकी ब्रिक्स को ब्रिटल एंड बीक बनाती है, तो बोथ बी एंड सी आपके करेक्ट हो जाएंगे। विच इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक अर्थ इफ प्रेजेंट इन एक्सेस causes the brick to melt and lose shape during burning। बताओ, इन इंग्रेडिएंट्स में से ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट्स है जिसकी अधिकता के कारण ब्रिक बर्निंग के समय पर मेल्ट और अपनी शेप को लूज कर देती है, बताओ। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है लाइम, ठीक है। लाइम मेनली आपका 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लाइम। एक अच्छी फर्स्ट क्लास ब्रिक में आपका ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हालांकि मैंने उसमें 10% लिखा है, कर सकते हो आप, पर फर्स्ट क्लास ब्रिक की बात की जाए तो वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड इन करेक्ट प्रोपोर्शन 5:6 इम्पार्ट्स विच प्रॉपर्टी टू ब्रिक, बताओ। आयरन ऑक्साइड कौन सी प्रॉपर्टी देता है ब्रिक को, बताओ। देखो, येलोइश वाइट कलर आयरन ऑक्साइड देता है, नहीं, कौन सा देता है, मैग्नीशिया देता है, तो ये आपको गलत हो जाएगा। येलोइश कौन देता है, मैग्नीशिया देता है। रेड कलर, यस,
रेड कलर आपका आयरन ऑक्साइड ही देता है, स्ट्रेंथ भी देता है, तो आपका ये सही है। प्लास्टिसिटी नहीं, प्लास्टिसिटी कौन देता है? एल्यूमिना। प्रिवेंट श्रिंकेज कौन करता है? आपका सिलिका, ठीक है, और लाइम भी करता है। मैग्नीशिया इफ प्रेजेंट इन स्मॉल पोर्शन, कह रहे हैं मैग्नीशिया इफ प्रेजेंट इन स्मॉल पोर्शन इम्पार्ट्स विच प्रॉपर्टी टू ब्रिक। बताओ 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 बताओ। वार्पिंग रेजिस्टेंस, नो। येलो टिंट एंड रिड्यूस श्रिंकेज, देखो मैग्नीशिया आपका येलो टिंट देता है, मैं आपको बता चुका हूँ, और श्रिंकेज को रिड्यूस करता है, ये सही है। इंक्रीज प्लास्टिसिटी नहीं, क्योंकि ये एल्यूमिना का काम। रिड्यूस स्ट्रेंथ नहीं, ठीक है। मैग्नीशिया का स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हालांकि स्ट्रेंथ सब देते हैं पर थोड़ी थोड़ी, पर इसका मेनली ये स्ट्रेंथ के लिए डिनोट नहीं है, ये येलो टिंट देने के लिए, कलर प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। विच अनडिजायरेबल इंग्रेडिएंट्स इन ब्रिक अर्थ कॉजेज द ब्रिक्स टू फ्यूज एंड डिस्टॉर्ट देयर शेप। बताओ इसका आंसर बताओ। ऐसी कौन सी अनडिज़ायरेबल इंग्रेडिएंट्स है ब्रिक में जो आपकी पाई जाती है जिसके कारण, ध्यान रखना ये अनडिज़ायरेबल, हम इसे ऐड नहीं करते, ये अपने आप आ जाती है, ठीक है। ब्रिक अर्थ में जो आपकी ब्रिक को फ्यूज और डिस्टॉर्ट और कर देती है, आपकी शेप वगैरह ख़राब कर देती है, तो आपका वो है एल्कलीज, ठीक है। ये अरे भाई ये बिन बुलाए मेहमान है, आ जाते हैं बेफालतू में, खाली परेशान करने, और ईंट ब्रिक को परेशान ही करते हैं और कुछ नहीं करते, इनका कोई काम ना धंधा है नहीं, ठीक है। 17वां, विच वन इज कंसिडर्ड अ हार्मफुल इम्प्योरिटी इन ब्रिक अर्थ। बताओ देखो हार्मफुल इम्प्योरिटी कौन सा मानोगे? बताओ। आयरन ऑक्साइड 5%, नो, ये तो होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए, ये सही है, हार्मफुल नहीं है। ऑर्गेनिक मैटर, ये हार्मफुल है, कैसे हैं अभी बताऊंगा। लाइम मॉड्यूलस इन लंप फॉर्म, ये तो कतई हार्मफुल है, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल। ऑर्गेनिक मैटर कैसे हार्मफुल है? देखो यहाँ ऑर्गेनिक मैटर जो भी होते हैं वो समय के साथ साथ ये ऑक्सीडाइज होते जाते हैं, मतलब अपने CO2 में कन्वर्ट हो गए, कहीं अगर NO2 है उसमें तो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गए, वाटर है तो वो इवापोरेशन के थ्रू उड़ जाएगा, तो ये ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। तो ये अब बताओ उस जगह पर वॉइड्स हो जाएंगे ना, अगर ऑर्गेनिक मैटर तो समय के साथ डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर वॉइड्स क्रिएट हो जाएंगे। तो ऑर्गेनिक मैटर हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है, तो ये हार्मफुल है। लाइम नोड्यूल्स इज ऑल्सो हार्मफुल। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका बोथ B एंड C, ठीक है। इफ लाइम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लम्प्स इंस्टेड ऑफ फाइनली पाउडर्स, कह रहे हैं लाइम प्रेजेंट इन द फॉर्म लम्प्स की फॉर्म में इंस्टेड ऑफ फाइनली पाउडर्ड, व्हाट डिफेक्ट विल अकर इन वर्न्ड क्ले ब्रिक्स। बताओ कौन सा डिफेक्ट आएगा अगर लम्प्स की फॉर्म में आपका लाइम प्रेजेंट है? तो मैंने भी बताया है इस पीछे वाले क्वेश्चन में कि लम्प्स की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ये एक डिफेक्ट है, हार्मफुल है, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कौन सा डिफेक्ट आएगा उसकी वजह से, तो देखो उसकी वजह से आपका आएगा क्रैक्स जनरेट हो जाएंगे। और क्यों क्रैक्स जनरेट होंगे? ड्यू टू स्लैकिंग प्रोसेस, ठीक है। विच इज द करेक्ट आइडियल कंपोजिशन ऑफ ब्रिक अर्थ एज पर IS रिकमेंडेशन? बताएं। एल्यूमिना 10 to 20 नहीं, 20-30 होता है, ये सही है, ठीक है। सिलिका 50 से 60 होता है। लाइम 10% से कम होना चाहिए, बिल्कुल। आयरन ऑक्साइड 5 से 6, तो आपका B ऑप्शन करेक्ट, ओके। एफ्लोरेसेंस इन ब्रिक इज कॉज्ड ड्यू टू, बताएं। एक्सेस सिलिका नहीं, एक्सेस सिलिका की वजह से होता क्या है ये बताओ? क्रैकिंग आती है। एक्सेस लाइम नहीं। सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ एल्कलीज, यस, ठीक है, एल्कलीज की वजह से ही एफ्लोरेसेंस होता है। एनी डाउट? नहीं होना चाहिए। आई थिंक 20 क्वेश्चन ही हैं। हाँ, तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन। प्रैक्टिस करते रहें और ग्रो करते रहें, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी चैनल शुरू किया है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, मतलब
आपके एग्ज़ाम में, या आप कुछ नया सीख रहे हो, या पढ़ाने का तरीका कुछ भी आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, दोस्तों को भी शेयर कर दें, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।